तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आज हम पहला लेक्चर देंगे अपना HTML और CSS का। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। खोल लेता हूँ मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड, ये ओपन कर लेता हूँ। और जिसके पास नहीं है, ये फ्री सोर्स एडिटर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे, सबसे ऊपर आएगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। और विंडो 10 और 11 के लिए फ्री सोर्स एडिटर उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके इस तरीके से देख लीजिएगा। अब हम बनाते हैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल। न्यू टेक्स्ट फाइल को हम करते हैं सेव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव कर देता हूं मैं। फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा, जो .html रहेगा, यानी कि फाइल नेम .html, तो मैंने फाइल नेम रखा है 1.html। उसके बाद मैं देता हूं एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर दबाता हूं, तो ये कोड मेरे सामने आएगा। इसको हटा देता हूं और लिखता हूं HTML5 HTML लिखता हूं तो 3 चॉइस आएंगी, HTML, HTML5, HTML, XML। तो मैं HTML5 चूज़ कर लूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है डॉक टाइप HTML, है ना। तो डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज वर्जन है HTML का, ये वर्जन 5 है। उसके बाद देखने को मिल रहा है मुझे HTML lang en, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है ये वाला, वो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी। और उसके बाद हेड सेक्शन में कुछ मेटा टैग पड़े हुए हैं, बॉडी सेक्शन है, और HTML टैग को हमने बंद कर दिया, एलिमेंट बंद हो गया HTML। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी तरीके से ही लिखा जाएगा। हेड सेक्शन में रीडेबल कोड रहता है, बॉडी सेक्शन में जो ब्राउज़र को शो करना रहता है, जो कोड शो करेगा, वो चीज़ें हम बॉडी में देते हैं। खैर ये सब एक मिथ है, हम हटाते हैं इसको और डायरेक्ट लिख देते हैं एक हेडिंग 1। हेडिंग 1 में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, दीपक चंद्र। और जब मैं हेडिंग में अपना नाम डालता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये भी रन करेगा, ये भी ब्राउज़र में शो होगा। तो ये एक मिथ है कि बॉडी में वही कोड डाला जाए जो ब्राउज़र में शो होना है। तो देख लीजिए ये ब्राउज़र में शो हो रहा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसको हटाते हैं, एक नई टेक्स्ट फाइल लेते हैं। अगर मैं फाइल को सेव ना करूं, डायरेक्ट हेडिंग 1 लिख दूं, डायरेक्ट हेडिंग 1 और इसको क्लोज कर दूं और लिख दूं यहाँ पे बीच में कुछ भी, मैंने अपना नाम लिखा और रन करूं तो ये कहेगा फाइल सेव करो पहले। अगर फाइल सेव है तो डायरेक्ट रन कर जाएगा, मुझे HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसको हटाते हैं और फिर से वही एक्सक्लेमेशन मार्क, जो डिजिट 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो दबाते हैं, शिफ्ट के साथ वो दबाएंगे और एंटर मारेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। अब इसमें कुछ मेटा टैग हैं। मेटा कैरसेट का मतलब है कि जब क्रोम, देखो इंग्लिश लैंग्वेज तो समझता नहीं है, डिजिटल फॉर्म ही समझेगा किसी लैंग्वेज की। HTML की जो भी डिजिटल फॉर्म होगी, जब तो उसको एनकोड किस कैरेक्टर में किया जाएगा, मतलब उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, वो रहेगा UTF-8, कैरसेट UTF-8। अब आते हैं व्यू पोर्ट में। व्यू पोर्ट, मेटा व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि इस व्यू पोर्ट का मतलब होता है डिस्प्ले स्क्रीन। तो डिस्प्ले स्क्रीन किसकी, गैजेट की डिस्प्ले स्क्रीन। और उसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन की विड्थ दे रखी है यहाँ, विड्थ, डिवाइस विड्थ। विड्थ मतलब जब पेज लोड होगा तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, जितनी डिवाइस की विड्थ है। और इनिशियल स्केल 1.0, यानी कि जूम कितना कर सकते हैं उस HTML पेज को हम, 100%। इसका मतलब है कि इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब है कि जूम कर सकते हैं 100%। अगला मेटा टैग रहता है मेटा नेम कीवर्ड। कीवर्ड ब्राउज़र, देखो गूगल में लोग मेरी पेज को किस नाम से सर्च करेंगे, उसका मैंने कीवर्ड दे दिया। सपोज मैंने जिम कॉर्बेट की वेबसाइट बनाई है, तो अगर लोग जिम कॉर्बेट लिखते हैं तो भी मेरी वेबसाइट शो हो, और सिर्फ कॉर्बेट लिखते हैं तो भी मेरी वेबसाइट शो हो। तो कीवर्ड में मैं लिख दूंगा मेटा नेम कीवर्ड, और कंटेंट में कीवर्ड डाल दूंगा। और मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा।
मेरी वेबसाइट जिसके बारे में भी है, मेरी वेबसाइट है टूर एंड ट्रैवल के बारे में, तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके बाद एक और होता है मेटा नेम, मेटा टैग और नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑथर मतलब कि मैं अपना नाम लिख दूंगा, क्योंकि मैंने वेबसाइट बनाई है, तो मेटा नेम ऑथर। उसके बाद कंटेंट में लिख दूंगा मैं अपना नाम। तो यही था मेटा मतलब जो हमारा HTML पेज रहता है या वेबसाइट रहती है, उसके बारे में डेटा उपलब्ध कराता है, जो कि सर्च इंजन के लिए या ब्राउज़र के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब मेटा टैग में हेड सेक्शन में कहते हैं कि हम वो कोड लिखेंगे जो रीडेबल हो। क्या इसमें हम वो कोड नहीं लिख सकते जो ब्राउज़र को शो हो? लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है। अगर मैं H1 टैग डालूं हेड सेक्शन में और लिख दूं दीपक चंद्रा, तो ये भी शो होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और इसको हटा लेते हैं। अब मैं बॉडी की तरफ बढ़ूंगा। बॉडी में लिख देता हूँ H1। बार बार अपना नाम लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ जिम कॉर्बेट पार्क। ये लिखने के बाद मैं ब्राउज़र पेज को रिफ़्रेश करूँगा, मतलब कोड को रन करूँगा, तो मैं देखूँगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा जिम कॉर्बेट पार्क। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ जिम कॉर्बेट पार्क के पीछे बैकग्राउंड कलर क्या हो, बैकग्राउंड कलर आना चाहिए। तो एक इसको देने के 3 तरीके हैं। या तो इनलाइन CSS बोलते हैं। अगर मैं H1 के अंदर ही लिख दूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर, तो ये मैंने CSS दे दी, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जिम कॉर्बेट के पीछे लिखा हुआ आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा पिंक। तो ये थी इनलाइन CSS। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। CSS देने का दूसरा तरीका है, हेड सेक्शन में जाऊँ। हेड सेक्शन में मैं कहीं भी, मतलब टाइटल के नीचे या मेटा टैग के नीचे स्टाइल टैग यूज़ करूँ, एंटर मारूँ, स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। उसके बीच में अगर मैं लिखूँ H1 हेडिंग 1 का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, जो आप देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर वो दे दीजिए। मैंने एक्वा दे दिया है, तो H1 का हेडिंग 1 का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम एक्सटर्नल CSS कैसे देते हैं। इसको हटा लेते हैं। एक्सटर्नल CSS देने के लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। न्यू टेक्स्ट फाइल, इसको पहले सेव कर लूँगा और फाइल नेम देता हूँ मैं 1। फाइल नेम दिया है मैंने 1 डिजिट 1 और .css 1.css मैंने फाइल नेम दे दिया। अब मैं CSS में क्या करूँगा, हेडिंग 1 लिखूँगा। हेडिंग 1 लिखने के बाद लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर जो आप देना चाहें। बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। बहुत हल्का सा शो होगा, पर शो होगा। बैकग्राउंड कलर है इसमें, बहुत हल्का सा शो हो रहा है। तो इस तरीके से, नहीं सॉरी, ये मैंने, अच्छा ये लिंक नहीं दिया है मैंने अभी। जब मैं एक्सटर्नल CSS दूंगा, यानी कि एक नई फाइल बनाऊंगा, तो मुझे रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी HTML फाइल के साथ। उसकी रिलेशनशिप क्या है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ हेड सेक्शन के अंदर लिंक, रिलेशनशिप, स्टाइल शीट और फाइल का लिंक दूंगा href एट्रीब्यूट से। यानी कि मैं यूज़ क्या करूँगा एक्सटर्नल CSS के लिए, लिंक टैग और रिलेशनशिप, स्टाइल शीट और href में दे दूंगा 1.css, यानी कि फाइल नेम क्या है 1.css। अब इसको रन करूँगा तो इस तरीके से शो हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस तरीके से मैं CSS दे सकता हूँ। अब सपोज करो मैं हेडिंग 1 2 बार लिखता हूँ, जिम कॉर्बेट पार्क, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना नाम। तो इस तरीके से शो हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने, क्योंकि हेडिंग 1 जो है वो 2 बार यूज़ कर लिया है, तो और CSS दी है एक बार हेडिंग 1 बैकग्राउंड कलर
जो भी मैंने दिया है। अब मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 पहला जो है उसका बैकग्राउंड कलर अलग हो और हेडिंग 1 जो दूसरा है उसका बैकग्राउंड कलर अलग हो। तो इसके लिए मैं दे देता हूँ इसको आइडेंटिटी दे दी क्लास ए पहले वाले हेडिंग को, और दूसरे वाले हेडिंग को दे दी मैंने क्लास बी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिम कॉर्बेट पार्क का बैकग्राउंड कलर अलग हो, दीपक चंद्रा का बैकग्राउंड कलर अलग हो। तो मैंने आइडेंटिटी दे दी क्लास ए क्लास बी। जब मैं आइडेंटिटी देता हूँ क्लास से क्लास लगाकर, तो मैं लिखता हूँ डॉट ए बैकग्राउंड कलर जो आप देना चाहें, मैंने दे दिया एक्वा, और डॉट बी, डॉट लगाना ज़रूरी है। जब मैं क्लास दूंगा तो डॉट बी डॉट ए इस तरीके से, या डॉट जो भी क्लास दे रखी है, अगर क्लास दी होती मैंने दीपक तो मैं लिखता डॉट दीपक बैकग्राउंड कलर ये। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं दोनों के कलर अलग अलग कर लेता हूँ। अब मैं आइडेंटिटी देता हूँ आईडी टैग से, आईडी एट्रीब्यूट से। पहले देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिख दिया h1 डॉट ए, ये भी सही है, कोई चेंज नहीं होगा। डॉट ए भी लिख सकते हैं आप, h1 डॉट ए, h1 डॉट बी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट लगाना ज़रूरी है जब क्लास दे रहा हूँ। अब मैं लिख देता हूँ क्लास की जगह आईडी। क्लास की जगह जब मैं आईडी लिखूंगा तो ये रन नहीं करेगा। मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा h1 डॉट ए, h1 डॉट बी, डॉट की जगह मुझे जब मैं आईडी देता हूँ आईडी ए, आईडी बी या आईडी जो भी मैंने दिया आइडेंटिटी का नाम, उसके लिए मैंने लिखना होता है हैशटैग ए हैशटैग बी या h1 हैशटैग ए h1 हैशटैग बी। तो इस तरीके से जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कलर वापस आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इमेज भी डाली जाए। इमेज डालने के लिए मैं यूज़ करूँगा img टैग, img सोर्स मतलब फाइल कहाँ है, मैं लिखूंगा डॉट // और यहाँ पे लिख दूंगा जेपीजी फाइल इमेज फोल्डर में पड़ी है और मैंने इमेज दे दी, और इसी में इनलाइन CSS ऐड कर दूंगा। इसकी विड्थ हो जाए 600 पिक्सल और हाइट भी कुछ इसी के आसपास में रख देता हूँ। ये इसे इनलाइन CSS बोलते हैं, मैंने इनलाइन CSS दे दी और क्लोज कर दूंगा इस टैग को, तो इमेज आ जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ पेज, इमेज आ गई। अब मैंने देखो इनलाइन CSS तो यूज़ नहीं करनी, मैंने एक्सटर्नल एक CSS फाइल बनाई है और उसका लिंक दे रखा है हेड सेक्शन में, है ना, REL स्टाइल सीट href2.css करके लिंक दे रखा है ना टाइटल के नीचे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सटर्नल फाइल में ही CSS दूँ, तो मैंने लिख दिया इमेज, विड्थ कम कर दूंगा मैं थोड़ी सी, ताकि जब मैं रिफ्रेश करूं तो पता चले कि हाँ मेरी विड्थ और हाइट चेंज हो गई। विड्थ दे दूंगा 400 पिक्सल, हाइट दे दूंगा 400 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूं पेज, तो इस तरीके से इमेज आ जाएगी। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है इमेज डालने का। मैं इस तरीके से इमेज नहीं डालता हूँ, मैं डालता हूँ डिवीज़न बना के। तो मैं करूँगा डिव टैग का यूज़, div। अब मैं img को हटा के लिख देता हूँ div। देखो जब मैं क्लास की आइडेंटिटी नहीं देता हूँ तो डायरेक्ट लिख दूंगा img या div, और जब मैं क्लास देता हूँ तो डॉट ए करके लिखूंगा, डॉट बी करके लिखूंगा, और जब आईडी देता हूँ तो लिखूंगा हैशटैग ए हैशटैग बी या हैशटैग डिवीज़न डॉट डिवीज़न, इस तरीके से। अभी मैंने ना क्लास दिया ना आईडी दी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया div। विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और बैकग्राउंड ये प्रोसेस नहीं हुई इमेज, कोड तो मैंने सही दिया है।
इमेज प्रोसेस नहीं हुई। मैं चेक कर लेता हूँ कि डिवीज़न बन चुका है। डिवीज़न के अंदर मैंने डाल दिया दीपक चंद्र और पेज को रिफ़्रेश करूँगा, बहुत छोटा सा आएगा यहाँ पे, ये दीपक चंद्र आ गया और इमेज भी आ गई। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। कल मिलेंगे फिर से एक छोटे से लेक्चर में जो 15 से 20 मिनट का होगा। तो धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड साइज़ दिया है कवर और बैकग्राउंड पोजीशन, कल को इनकी चर्चा करेंगे। मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड इमेज क्या करे, पूरी आए, इस फ्रेम में पूरी आए। तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देता हूँ। इस तरीके से फुल इमेज आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए। अब मिलेंगे कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।